बात कर लें नेशनल भी, 2-3 दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब एक ट्रांसमिशन में बैठे थे जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बैठे थे, तो उसके बाद उनके ऊपर बेतहाशा किस्म की तनकीद भी, 2-3 चीजें उन्होंने बोली, मुतालबात रखे जिसमें झूठ ना बोलना, बदयांती नहीं करनी चाहिए और उरियानी नहीं फैलानी चाहिए। उसके बाद जो वहां पे जो बड़े बड़े एंकर बैठे थे, उन्होंने उन पे काफी अपने प्रोग्राम में उसी दिन ही शाम को आके उन्होंने उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी की। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि मौलाना साहब के साथ क्या इस तरह नहीं होना चाहिए था उनके साथ, अब ये जो इस तरह के एंकर ने किया उनके साथ? देखो, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने ये सारी चीज देखी। एंकर अमूमन जितने भी ये बड़े एंकर हैं, कुछ सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ उठना बैठना, मेरे साथ बातचीत है, बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू हम आपस में करते हैं, क्योंकि एक मीडिया का ताल्लुक है मेरा सबके साथ। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि अगर मौलाना ने वहां पे कहा था तो इसको हम कहते हैं इसके बाद होना चाहिए सोल सर्चिंग। हमें अपने अंदर देखना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि एक दीनी आलम है जिनका जाती मफाद नहीं है, उन्होंने कुछ बातें की हैं, कोई निशानदेही की है, बल्कि तमाम सर मकातब फिक्र के लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जहां कहीं इस तरह की कोई बुराई है उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसको कैसे दूर किया जाए। चे जाए कि आपने लाके उनको कटहरे में खड़ा कर दिया, मेरा ख्याल है ये बड़ी बेइंसाफी और बहुत ज्यादती की बात थी। क्या हम इतने मुनाफिक हैं कि हमें सारा कुछ पता, हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, या हम बिल्कुल लाइल्म हैं कि हमें पता ही नहीं कि इस माशरे में हो क्या रहा है? सो ये चीजें जो हैं ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। हमें अपने अंदर की खामियां ढूंढ के उनको दुरुस्त करने की तरफ जाना चाहिए, ना कि अगर कोई आपको आपकी खामियां बता दे। वो भी उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया था कि ये किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं था, लेकिन यूं लगता है कि जैसे जिन लोगों के अपने जमीर पे कुछ बोझ था उनके कहने से वो ही टूट पड़े उनके ऊपर। वो होना नहीं चाहिए था। उनको सबको मैं समझता हूं कि इस चीज को इस पैराए में लेना चाहिए था कि मौलाना ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई मौजूद है, लिहाजा हमें उधर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर इस्लाह की एक गुंजाइश मौजूद है। मौलाना ने दो बातें बाद में जो घूमी, जब ये इन्होंने मौलाना साहब को अपने चैनल पे लाना शुरू किया, तो एक में उन्होंने माफी की दरखास्त की। वो मालिक साहब का गालिबन प्रोग्राम था, हामिद मीर भी बैठे हुए थे। जी बिल्कुल, उसमें हामिद मीर साहब भी बैठे। लेकिन उससे पहले एक प्रोग्राम उन्होंने जावेद चौधरी की तरफ किया, उसके साथ शाम को बिल्कुल। तो आप दोनों प्रोग्राम्स को देख लें और फिर अंदाजा हो जाना चाहिए कि मौलाना ने आप लोगों के साथ सही मानों में क्या किया। जावेद चौधरी उससे पूछते हैं प्रोग्राम में कि मीडिया तो कभी झूठ नहीं बोलता, मीडिया तो सच्चाई ढूंढता है और सामने लाता है। तो मौलाना ने जवाब दिया कि आप मुझे लतीफा सुना रहे हैं। ये वो हकीकत है, यानी मौलाना का असल जो राय है वो ये है। अब आ जाए, इसके बाद एक प्रोग्राम होता है जिसमें मालिक साहब बुलाते हैं और वो कहते हैं जी अच्छा मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत अंदाजा किया, मुझे माफी दे दें। ये वो चीज है जहां वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी इस्लाह नहीं करना चाहते तो आप जहन्नम में जाएं, मेरी जान छोड़। अगर आप समझते हैं कि जिस गंदगी में रह के आप खुश हैं, तो मैंने तो इस्लाह के लिए बात की थी, आप राजी हैं इस गंदगी में, तो आप जाएं जहन्नम में, जो जी चाहता है करते रहें, मेरी जान छोड़ दें। सो मैं दोनों को अगर कंपेयर करूं तो मुझे ये अंदर से मतलब निकलता नजर आता है कि फैक्चुअली हकीकतन तो उन्होंने जावेद चौधरी को जवाब दिया, वो ये था कि जनाब आप मुझे लतीफा सुना रहे हैं कि मीडिया सच बोलता है, और ये यानी ज़हनी तौर पे उनको पूरा इस चीज का इदराक है, समझ है। बिल्कुल आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। मेरी भी जो मौलाना तारिक जमील साहब की करीबी जो दोस्त हैं, उनके जो करीब साथी हैं, उनके साथ मेरी भी बात हुई है। तो उस पे उनका यही कहना था कि मौलाना साहब ने जो माफी मांगी है बेसिकली यही थी कि उनको जान छोड़ने लगी। अगर आप इस्लाह अपनी नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, लेकिन आप हाँ नजीर, लेकिन ये एक तमाचा है उन तमाम लोगों के जो उनको बार बार कटहरे में लाते रहे। ये करना नहीं चाहिए था। मैं समझता हूँ कि एक दीनी आलम जो कि आपको अल्लाह ताला के करीब लाने की कोशिश करता है, उसको यूं उसकी तजलील करने की कोशिश करना, उसको कटहरे में ला के एक मुजरिम की तरह उससे सवालात करने, ये मुनासिब नहीं था। मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी भाई दोस्त ये एंकर्स हैं,
ان سب کو اپنے رویے پہ، اپنے عمل کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو طور طریقہ انہوں نے اختیار کیا یہ مناسب نہیں تھا۔ ایک جس طرح آپ کسی بزرگ کی عزت کرتے ہیں اور آپ اس کو احتراماً، آپ بعض اوقات کسی چیز سے اتفاق نہیں کرتے، آپ کہہ سکتے تھے اپنے بات چیت میں کہ ٹھیک ہے مولانا نے کہا لیکن میں کلیتاً اس سے اتفاق نہیں کرتا، یہ بات آپ کی اپنی رائے ہوگی۔ لیکن ان کو چینل پہ لا کے مجبور کرنا جہاں وہ معافی سوشل میڈیا پہ جس طرح کریں، طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا، بدتمیز پر دونوں طرف سے ہے۔ اب ان اینکرز کے اوپر جو گندگی پھینکی جائے، جس طرح وہ لوگ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی تو قابل مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل مطلب صحیح۔ یہ ہے کہ اگر مجھے ان سے اتفاق نہیں کہ بھئی ان کو نہیں یہ کرنا چاہیے تھا، چینل پہ لا کے مولانا کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے تھا، تو یہ میری رائے ہے، لیکن میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اٹھ کے تو حمد میر کو یا محمد مالک وغیرہ کسی کو میں گالی گلوچ کرنا شروع کر دوں۔ نہیں، ان کے وہ لازماً وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ان کے رویے میں کوئی غلطی تھی تو وہ اپنی اصلاح کریں گے۔ ہمیں اصلاح کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان دوستوں کو جو کہ مقتدر اس ملک کے اینکر بھی ہیں، ان لوگوں کے اوپر گندگی اچھالنا تو مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمیں دین یہ تو نہیں سکھاتا۔ اچھا سر، معروف کالم نگار ہارون رشید صاحب نے کچھ دن پہلے اپنے شو میں انہوں نے اس بات کا ایک انکشاف کیا کہ میں نے، میرے جو ذرائع ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب $500 ملین پے کر کے گئے ہیں، جن میں سے پھر آگے انہوں نے تفصیل یہ بھی بتائی ہے کہ $445 ملین جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے ہیں، $55 ملین کا پتہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا ایک اور بھی ساتھ ساتھ خبر انہوں نے یہ بھی دی کہ میاں نواز شریف صاحب کے تقریباً 300 جائیدادیں بھی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو مریم نواز صاحبہ جو کہا کرتی تھی کہ میری تو بیرون ملک نہیں، پاکستان میں بھی کوئی کسی قسم کی جائیداد نہیں ہے، تو یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یار، بات یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ کوئی بھی شخص جب اپنے ملک کے عوام کا پیسہ کھاتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں بنائے پیسہ، وہ سمجھے خوش ہو جائے کہ میں امیر ہو گیا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس بندے کے اندر اخلاقی گراوٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب جب اس کے اندر اخلاقیات اتنی نہیں، ورنہ تو انسان کسی کا پیسہ نہیں ہے، خاص طور پہ اپنے ملک کو تو ذلیل نہیں کرتے۔ بڑی سیدھی سی مثال ہے، مجھے تو پتہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ کک بیکس اور اس طرح کا پیسہ ہے، اگر حدیبیہ پیپر مل کا کیس کھل جاتا تو بہت کچھ سامنے آ جاتا، لیکن مثال کے طور پہ آپ ایک ازمپشن کے طور پہ آپ سمجھیں کہ یہ جائز پیسہ تھا، جائز ہے، ان کا اپنا تھا، تب بھی آپ پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے تو آپ انویسٹمنٹ کریں، اور آپ حکمران ہو کے اپنی انویسٹمنٹ جا کے کریں لندن میں، تو آپ انسان ہیں؟ یہ کیا بنا ہے؟ آپ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں؟ آپ نے ایک جنت وہاں بنا لی کہ پاکستان میں زلزلہ آ جائے، افتاد آ جائے، بھوکے مر جائیں، کچھ میرے لیے ایک جنت موجود ہے، میں وہاں چلے جاؤں گا۔ اٹھے بیٹھے پاکستان پہ حکومت وہاں سے کرتے ہیں۔ کیا پاکستان اتنے کیا گزرا ملک ہے کہ اس کو لندن میں بیٹھ کے چلایا جائے یا وہاں دبئی میں بیٹھ کے چلایا جائے؟ ان کو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاق ہے نہیں ان لوگوں کے اندر، کرپشن ہے، منی لانڈرنگ ہے، پیسہ بنانا، یہ کام ہے جو انہوں نے سیکھا، جو جانتے ہیں۔ پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں، پروجیکٹس بڑے بڑے لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ان میں کک بیکس آتی۔ تو آپ نے بات کی کہ مریم کہتی میری ادھر جائیداد، جن لوگوں کے اندر اخلاقی گراوٹ اس طرح کی ہو، آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ کبھی آپ کے ساتھ سچ بولیں گے؟ کیا کچھ نہیں کیا، ہمیشہ جھوٹ بولا انہوں نے، اس پوری فیملی نے ہمیشہ انہوں نے جعلی ڈاکومنٹس، جھوٹے کاغذ عدالتوں تک میں پیش کیے۔ اصل دکھ یہ ہے کہ جن سیاستدانوں کی ساری سمجھ لو کہ سیاست انہی پہ مبنی ہے، جن کا روزگار یا سیاست چلتی انہی کے تھرو ہے، وہ بیٹھ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لگاتار سارا دن قصیدے گا گا کے اور اس طرح کی چیزیں۔ کیا ان کو اندر سے ان کے ضمیر بتاتے نہیں ہے کہ یار کیا ہے، کدھر سے آیا پیسہ بھائی؟ تو یہ مشکلات ہیں۔ بات یہ ہے کہ سچ انہوں نے بولا کبھی نہیں، کسی بھی ان کی بات پہ یقین کیا نہیں جا سکتا، اور یہ کوئی ان کا بھی نہیں، بہت سارے ہمارے زیادہ تر مشکل یہی ہے کہ لیڈران جو ہیں وہ اکثر جھوٹ جھاٹ بولتے ہیں اور سازشیں اور یہ ان چیزوں میں ملوث رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس ملک کو بچا کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی انشاءاللہ بچا کے رکھے گا، لیکن
इनसे ऐसी कोई तवक्को नहीं कि ये मुल्क के मफादात में कुछ काम अच्छा। लेकिन सर यहाँ पे जो मुख्तलिफ तजज़ियाकार हैं वो एक सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर अगर खबर ठीक है तो इसमें तो फिर अपना खान साहब भी वो भी आते हैं, क्योंकि वो अगर सारा कुछ वो जमा करवा के गए हैं फिर तो सब ये प्री प्लान हुआ है। अगर वो जिसने शरीक गुनाह मियां नवाज शरीफ साहब थे तो फिर ये मौजूदा जो हुकूमत है इसकी भी कहीं न कहीं ताने बाने या कहीं न कहीं तो हुआ है कुछ ना कुछ। देखिए, बात यह है कि हारून रशीद एक बहुत ही बाखबर सहाफ़ी हैं और जी, जी। उमूमन वो गलत और झूठ बात नहीं करते। काफ़ी नबी तुली बात होती है उनकी। जी, जी। ये बात उन्होंने बड़े वसूख से की है और हो सकता है कि इसमें सच्चाई हो, या ये भी हो सकता है कि उनको किसी ने गलत इत्तला दी हो। लेकिन मेरे पास इसकी कोई इत्तला नहीं, और मेरा नहीं ख्याल, जहाँ तक मेरी अपनी असेसमेंट है, मेरा नहीं अच्छा। ख्याल कि वो $500 मिलियन दे के गए हैं। हारून साहब ने उसी में ये कहा अपने प्रोग्राम में कि उन्होंने मजीद देने का वादा किया था, लेकिन बाहर जाके उन्होंने कहा कि जी जाओ, छुट्टी, जो दे दिया दे दिया। मेरा अपना जी, जी। ख्याल है कि उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि 500 मिलियन तो कोई रकम ही नहीं है। हुँ। जितना मियाँ बरादरान ने इन्होंने पैसा बनाया है, उसमें 500 मिलियन लेके किसी को छोड़ देना, वो तो मजाक है मुल्क के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इसमें सच्चाई है। मुझे यूं लगता है कि किसी भी शख्स ने, जो वैसे काबिल एतबार होगा, लेकिन उसने कोई सुनी सुनाई बात हारून रशीद साहब तक पहुंचाई है। ये इस तरह मेरी मेरी कम अज कम असेसमेंट में ये बात दुरुस्त नहीं। सर आखिरी सवाल आपसे कि जो चीनी आटा बुरान की जो रिपोर्ट आनी थी 25 अप्रैल को नहीं आ सकी, क्या लग रहा है क्यों उनके टाइम लिया जा रहा है? अपोजिशन जो है वो कह रही है कि अब इसके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है, अब चेंज किया जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब को बचाने की कोशिश की जा रही है और जो हुकूमत की इत्तेहादिया उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या हो रहा है सर? नहीं, ये तो साजिशी लोग हैं। ये तो इनका काम यही है कि चोर मचाए शोर, हर वक्त ये नारा लगाते रहो। असल चीज ये है कि एक तो ये कि वो रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सकी। दूसरी तरफ ये मसला है कि उसमें आपने देखा एक डायरेक्टर को भी बदल दिया गया। अब डायरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठी हैं, वो अपनी कुछ कहानी सुना रहा है, वो बाजवा साहब या चीमा साहब, क्या नाम है उसका, और मेरा ख्याल है कि उसका किया हुआ काम जो है उसको भी रीचेक किया जा रहा है। तो वहां पे जो वाजिद जिया साहब बैठे हैं, एक खासे काबिल एतमाद आदमी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस वजह से। दूसरी तरफ ये है कि कोरोना की वजह से कोरोना ये लोगों को इकट्ठा करना मसला बना हुआ हुँ। है। जहां आप कमेटी इकट्ठी कर करके लोगों के साथ बैठ के उनकी डॉक्यूमेंट्स चेक करें, ऑडिटर पकड़ें, ये करें वो करें, ये चीजें आम हालात में तो मुमकिन थी, जो अब नहीं हो रही। तो हुँ। वैसे भी कई दफा होता है कि आपने कहा जी हम रिपोर्ट 2 हफ्ते में मुकम्मल कर देंगे, 2 में नहीं हुई, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब हमें मजीद टाइम दे दिया जाए। तो टाइम का ज्यादा लग जाना तो आज के माहौल में बिल्कुल पॉसिबल है, मुमकिन है। लेकिन मेरा ये कतन ख्याल नहीं कि कोई इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। जब खान साहब ने एक दफा ये किस्सा छेड़ दिया, पब्लिक में चीज ले आए, तो मेरा ख्याल है दबाना ना उनके मुफाद में है और ना ही वो मुमकिन होगा। उनको बासूरत ये रिपोर्ट लानी होगी, वक्त लगेगा। मेरा ख्याल है कि आज के माहौल में ये काफी वक्त और लगेगा, और उसके बाद जब रिपोर्ट तैयार होगी तो इंशाअल्लाह तवक्को यही है कि बाहर आ जाए। जी, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल अनिश साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। दोबारा आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम सुना। उम्मीद है आपको हमारा जो प्रोग्राम है वो पसंद आया होगा। आपका मेज़बान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।